मेरे साथ ये केस मौजूद है नादिया को, उनसे बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नादिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी 16 साल पहले शादी हुई थी, अरेंज मैरिज थी हमारी ना। जब शादी हुई थी ससुराल वाले बहुत अच्छे, घर वगैरह बहुत अच्छा, सारे मामला बहुत अच्छे थे। और मेरे हस्बैंड जो है ना इलेक्ट्रिशियन का काम भी था और उनकी परचून की शॉप भी थी। जब मेरी शादी हुई उसके 6 से 8 साल के करीब जो है ना के बाद ना मेरे हस्बैंड ना नशे की हालत में पड़ गए। तो जिस वजह से हमारी शॉप भी चली गई, फिर वो काम पे भी उनका ज़्यादा फोकस नहीं रहता था। अच्छा 10 साल बाद जो है ना मेरी सास की डेथ हुई, तो उसके बाद ना हमारा जो घर था जिसमें हम लोग रहते थे वो घर भी सेल हो गया। वहाँ से मुझे हिस्सा मिला, तो मैंने ना एक फ़्लैट ले लिया अपनी अम्मी की तरफ। मैं वहाँ से मूव करके अपनी अम्मी की तरफ आ गई। जब हम यहाँ आए तो शुरू में तो हस्बैंड साथ ही रहते थे, लेकिन उन्हें नशे की हालत इतनी आदत हो गई थी, इतनी आदत हो गई थी कि वो 2-2 3-3 महीने घर नहीं आते थे। अब वो जब घर नहीं आते थे तो वो हमारा खर्चा भी नहीं देखते थे, ना बच्चों को देखते। बहुत लंबा टाइम होता है, वो किसी दूसरे शहर चले जाते थे। नहीं, वो जो हाँ हमारा पुराना घर था ना, वहाँ पे उनकी गैदरिंग थी, वहीं के लोगों के साथ वो नशे में पड़े थे, तो उन्हीं यार दोस्तों के साथ रहते थे। मतलब घर आते ही नहीं थे, किसी पंचर वाले की शॉप पे सो गए, ऐसा पता चलता रहता था मुझे किसी न किसी के थ्रू ना। अच्छा मेरे 3 बच्चे हैं ना, मेरी बड़ी बेटी 14 साल की है, उसके बाद बेटा है 12 साल का और एक 6 साल की बेटी है छोटी। तो ये 3 बच्चे हैं। अब जब मैं यहाँ आ गई तो फिर मैंने सिलाई करना शुरू की, मैंने पोलियो वर्कर का काम किया, यहाँ तक कि ना मैंने वेटर का भी काम किया ना, हॉल्स वगैरह में जाके ना मैं वेटर का काम करती थी। तो इस तरह से मैं अपने बच्चों को लेके चल रही थी ना। उसके बाद वो 2-3 महीने बाद जब भी आते थे ना, या तो घर से कुछ ना कुछ उठा के ले जाते थे बेचने के लिए, घर की नशे की वजह से ना वॉशिंग मशीन की मोटर निकाल के बेच दी, फ्रिज अच्छा खासा चल रहा है उसका कंप्रेसर निकाल के बेच दिया। मैं काम के लिए बाहर निकली हूँ, मेरी गैर मौजूदगी में बच्चे तो कुछ नहीं कर सकते, तो वो ये करते थे कुछ ना कुछ। अब नहीं कुछ मिलता था ना तो फिर वो मुझसे लड़ाई झगड़ा करके ना 500 रुपये रोज़, जब तक वो रहते थे 500 रुपये रोज़ उल्टा मैं उन्हें दे रही थी। अब इन सब चीज़ों से मैं इतना इरिटेट हो गई ना, मैंने फिर खुला लेने का फ़ैसला कर लिया। अब वो खुला लेने के लिए जब मैंने केस वगैरह दायर किया, जब तीसरा नोटिस उनके पास पहुंचा ना, क्योंकि वो वैसे भी 2-2 3-3 महीने गैर हाजिर रहते थे, जब तीसरा नोटिस उनके पास पहुंचा ना तो उसके फौरी बाद वो घर आ गए। घर आके उन्होंने इतनी बदतमीज़ी, इतनी मार पिटाई मेरे साथ, बच्चियों के साथ, इतना हंगामा कि मुझे घर से निकाल दिया कि ये घर तो मेरा है, तुम मुझसे खुला ले रही हो, अब तुम्हारा राइट नहीं बनता यहाँ रहने का। तो बस मुझे घर से निकाल दिया, बच्चों को रोक लिया। अपने बच्चों को भी निकाल रहे थे वो, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये बच्चे तो आपके हैं ना, मैं किसी के घर जाके बच्चों को कैसे लेके बैठ सकती हूँ। तो कहने लगे अच्छा ठीक है तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा और मेरा कोई वास्ता नहीं है, तुम जाओ। तो मैं अभी अपनी बहन के यहाँ रह रही हूँ और मेरे बच्चे मेरे हस्बैंड के साथ ही हैं। तो अब बच्चों से जब मेरी बात होती है ना तो ये पता चलता है ना उन्हें खाने को दे रहे हैं, वो सारा दिन हो जाता है, बच्चे भूखे प्यासे रहते हैं। और जो थोड़ा बहुत सामान जो पीछे रह गया था ना, जैसे जी जो फैन लगे हुए हैं, गैस सिलेंडर है, जो मतलब जो उनको नजर आ रहा है कि हाँ भाई ये बिक सकता है, 1000-2000 नशे की लत में वो आ गए। नशे रख लिया उन्होंने खुद, मतलब भाई वो नहीं, इन्होंने वो दिया, उन्होंने कहा कि मैं तो बच्चे नहीं लेकर आई, अब किसी के घर जाएंगे तो बेटियां जवान बच्चियों को कैसे लेके जाएंगे। ऐसे ही है। तो मैंने इसलिए उनको कहा क्योंकि या तो आप मुझे उस घर में रहने की परमिशन दो ताकि मैं अपनी बच्चियों को पाल तो सकूं। तो उनका ये था कि नहीं ये घर मेरा है। तो मैंने कहा ठीक है फिर आप बच्चों को खुद संभालें, मैं जा रही हूँ। तो मैं अभी ना अपनी बहन के घर ही रह रही हूँ और बच्चे मेरे वहाँ हैं। बस मैं इसी चीज़ के लिए परेशान हूँ क्योंकि उनके खाने पीने का, यहाँ तक कि स्कूल छूट गया है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं क्योंकि मैं थी तो मैं जिम्मेदारी से भेज रही थी। अब वो हस्बैंड तो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, तो बच्चों का क्या करेंगे। तो आप जो कमाती हैं फिर अपने बच्चों को इसमें से कुछ देती हैं? हाँ अभी तो मतलब जब वो मेरे पास आते हैं तो मैं उन्हें बुला लेती हूँ, कुछ खिला पिला दिया, कुछ मंगा के दे दिया, इस तरह कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। लेकिन जब पहले जब हस्बैंड नहीं होते थे तो मैं ही कर रही थी सारे मामला उनके। और आपके 2 बच्चे हैं? 3 2 बेटियां 1 बेटा। और बेटी आपकी कितनी बड़ी है? 14 साल की। एक 14 साल की है और एक 6 साल की है छोटी। बीच में बेटा है। बीच में बेटा है 12 साल। आपको ये खौफ नहीं आता कि एक नशे के रहम करम पे आपकी 6 साल की बच्ची भी है? मेरा घर और मतलब मेरी बहन का घर और वो घर ना करीब ही है। हाँ। इतना ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसलिए टच में रहते हैं। कोई है जो नजर रखे उस पर? क्योंकि ऑफ कोर्स बहन का घर भी इतना बड़ा था कि 3 बच्चे उठा के आप नहीं लेके जा सकते। तो अब आपने क्या कोई इन पे मुकदमा को एसेज किया है बच्चों के खर्चे पे? अभी तो मैंने अपने ससुराल वालों से बात की है कि ना मतलब मुझे इतने आपके ससुराल वाले कहाँ पे होते हैं? आपकी सास वाला कहाँ पे होता है? सास का तो इंतकाल हो गया ना, तभी तो घर बिक गया। अब जाहिर है सारे भाइयों की शादियां हुई थी, वो सब अपनी अपनी फैमिलीज में खुश हैं। तो बस जब हम उनसे शिकायत करते तो वो कहते हैं हाँ मैं ठीक करूंगा, मैं समझाऊंगा। 1-2 मरतबा उन्होंने इलाज भी करवाया, उनका इलाज करवाया, वो ठीक हो गए, फिर आ गए कि भाई अभी बहुत महंगा होता है जी। वो सब कुछ उन्होंने करवाया बच्चों की खातिर, मेरी खातिर, लेकिन वो फिर दोबारा उसी लत में पड़ जाते हैं। मुझे यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।
मुझे बताएं क्या किया जा सकता है अगर वो बच्चों का खर्चा नहीं दे, मतलब बच्चों का ख्याल नहीं रखें? अच्छा, इस पे What can be done? एग्जैक्टली द सेम जो है आई सॉ अ केस। अब हमने खातून को, अब इस माशरे की औरत को इतना ज़्यादा प्रेशर पे डाल दिया है कि अगर वो बच्चे लेगी तो मर्द बच्चे की कस्टडी क्लेम करेगा जस्ट बिकॉज के वो राइट ऑफ मेंटेनेंस वेव करते हैं। और जब वो औरत समझती है कि मैं अगर बच्चों को अपने साथ लेकर जा रही हूँ तो बड़ा मुश्किल मेरे लिए होगा बच्चों को मेंटेन करना भी, बच्चों को रखना भी, बच्चों की सेफ्टी करना भी। आई सॉ अ पर्सन, वो कोर्ट आया कि मुझे बच्चे रखने नहीं हैं, आप खातून को प्रेशर कीजिए कि बच्चे रखें। एंड द लेडी, जैसे इन्होंने कहा कि अब ये बहुत मुश्किल डिसीजन है जो ये खातून अभी लेके बैठी हुई है कि मैं बच्चे नहीं लेके जा सकती बिकॉज मैं उनको रख नहीं सकती हूँ। और इनको ये भी पता है कि अगर मैं लेके जाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल उनकी फिजिकल कस्टडी रिटेन करती हूँ अपने पास, मर्द मुझे मेंटेनेंस नहीं देगा। वो शख्स जो कुछ कमा नहीं रहा, जो नशे की लत में है, उसे क्या फर्क पड़ेगा कि उसे उठा के जेल में डाल दिया जाए, क्योंकि हमारे पास सिविल जाएगी 3 वक्त, हमारे पास सिविल इम्प्रिजमेंट है 6 महीने, मैक्सिमम उसको 1 साल एक्सटेंड कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे एक्सेप्ट, अच्छा एक रेमेडी हमारे पास ये भी है जो बहुत सी जगह डिस्कस नहीं होती, ऐसा कोई केस आ जाना जहां मर्द बिल्कुल पे ऑफ नहीं कर रहा, उसकी मेडिकल कंडीशन इस तरह की है या मेंटल कंडीशन ऐसी है, तो गवर्नमेंट के खर्चे देगी इस तरीके से आके। ठीक है, जैसे हमारे पास बाकायदा एक डिपार्टमेंट है जहाँ से हम खजाना, जी बिल्कुल, बैतुल माल उस तरह के केसेस में कोर्ट जो है वो रिक्वेस्ट करती है गवर्नमेंट को कि आप बैतुल माल से बच्चों का वजीफा लगा दें। तो ऐसी रेमेडी यहाँ पे कोर्ट में आके रिक्वेस्ट ये करनी है, चूंकि शी बेटर नोज कि वो मर्द नहीं करा, बच्चे की डे टू डे लाइफ, उसके खाने पीने का खर्चा नहीं करा, उसकी एजुकेशन नहीं हो पा रही है, और वो इस पोजीशन में भी नहीं है कि वो कस्टडी रखेंगे ना, इस पोजीशन पे नहीं है कि वो कस्टडी रखेंगे, क्योंकि वो कस्टडी लेने का मकसद ये है कि वो थ्रू आउट मेंटेन करेगी, और वो इस पोजीशन पे नहीं है। तो आप बैतुल माल से, कोर्ट के रिक्वेस्ट पे बैतुल माल से बच्चों मेंटेनेंस करवाते हैं। एक इंटरेस्टिंग केस ये आया कि खातून ने जब खुला की दरख्वास्त की और सारे स्टेजेस ऑलमोस्ट पूरे हो गए थे, और आई थिंक कि माँ का दिल इतना नरम होता है बच्चे की खातिर कि वो बहुत ही मुश्किल हालात में एक तो खुला लेगी, और मर्द जो है वो बच्चों से, शादी में होती है वो बच्चों की वजह से ही होती है, और बच्चे रुल जाएंगे। हाँ, और मर्द जो है वो इतने आराम से बच्चों से बरी जिम्मा हो सकते हैं, लेकिन माँ का दिल नहीं मानता। तो इस तरह का एक केस था जहाँ पर जब ऑलमोस्ट खुला होने वाली थी, तो जो वहाँ पर जो मौलवी साहब थे उन्होंने क्या किया, दहशत डालने के लिए मर्द को उकसाया कि तुम अपनी बीवी से ये कहो कि थोड़े अरसे में मैं तो बच्चा ले लूंगा। यानी उसका कोई इरादा भी नहीं था, उस शौहर का कोई इरादा नहीं था, दिख रहा था कि शुरू से उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, खाली औरत के दिल में ये खौफ डालना कि ये खुला ना ले। मौलवी साहब ने आदमी को उकसाया उसके सामने कि अब आप इनको बोलें कि थोड़े अरसे में बच्ची बालिग हो जाएगी तो मैं तो इस पे अपना हक जताऊंगा। तो आप सोचिए कि जो एहसान और जो खूबसूरत तरीका अल्लाह ताला हमें कुरान के ज़रिए बता रहे हैं, वो उलमा जो ये क्लेम करते हैं कि वो कुरान के इल्म से हमारी गाइडेंस कर रहे हैं, वो अपनी ये जो पेट्रियार्कल सोच है, ये जो मर्द अपना पावर जो ताल्लुक नहीं है, और मैं आपको बताऊं कुरान में जो बनी इसराइल के इतने वाक़यात होते हैं ना, तो उसमें वो जो सब्त के दिन का है ना कि सैटरडे को आप जाल डाल दिया और अल्लाह ताला ने कहा कि तुम समझते हो कि मुझे फूल कर रहे हो लेकिन तुम अपने आप को फूल कर रहे हो। तो इस सारे मामले में जो दिल की सिंसियरिटी होती है ना, वो लोग भूल जाते हैं कि अल्लाह देख भी रहा है, और आप इंसान को बेशक बेवकूफ़ बना लें, आप उनको थ्रेट कर लें, मैनिपुलेट कर लें, लेकिन आप अपने ही आप से जो है ना वो धोखा कर रहे हैं कि आप रीजंस बना के लोगों को मैनिपुलेट करके यूज़ करते हैं। बेसिकली मैनिपुलेशन के साथ प्रेशर गेम है जी, बिल्कुल। यानी मेरा कोई इंटेंशन नहीं है बच्चे की कस्टडी लेने का, बट जस्ट टू प्रेशराइज, अब उसको इतना प्रेशराइज करूं और इतना ट्रॉमा पे लेकर जाऊं कि वो जो उसके वो लीगल राइट्स मांग रही है खातून, वो खुद ही वो इतना एग्जॉस्ट हो जाए ये सारी लीगल प्रोसीडिंग्स में कि वो छोड़ दे। वो क्या करते हैं, जैसे खातून आती है मेंटेनेंस का काउंटर ब्लास्टर क्लेम हमारा पड़ता है कस्टडी का, बच्चे की कस्टडी का आ जाता है, डिस्पाइट नोइंग के लॉ
और रिकग्नाइज नहीं करेगा ना, यानी 1 साल की बच्ची आपको पता है कि वो तो है ही सक्लन बेबी है, नहीं मिलेगा माँ के अलावा, मगर प्रेशर तो देना है। अच्छा मुझे बताइए, तो प्रेशर तो हमारा एक सोसाइटी का हिस्सा बन गया है कि हम औरत को जहाँ पे भी हमें लगता है कि जितना और जलील मार्जिन कर सकते तो आप करते हैं। लोग बच्चों के थ्रू डराते भी हैं कि ठीक है बच्चे तो मैं ले लूंगा तो तुम क्या करोगी, तो वो औरत कहती नहीं बच्चे तो मैं नहीं छोड़ सकती, तो तुम जो मुझे और मार लो, ऐसी भी चीज़ें बहुत होती हैं। लेकिन अब ज़रा मैं से थोड़ा सा आगे बढ़ूँ, मेरे पास वक्त अब सिर्फ 1 मिनट का रह गया। जब भी खुला का प्रोसेस भी हो जाता है, तलाक भी हो जाती है, पेरेंट्स के लिए कितना ज़रूरी है कि उन बच्चियों के बारे में दोबारा सोचें कि इनको अब एक और निकाह के एक और ज़िंदगी इनको दी जाए और उनको एक नया चैप्टर ज़िंदगी के दोबारा से खुलना चाहिए। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शरीयत के बहुत सारे जो कवानीन हैं वो ही रब्त देते हैं हमारे दूसरे कवानीन को, हदूद को भी। हमारे यहाँ शरीयत में तलाक और खुला के बाद ये सरीहन मर्द की ज़िम्मेदारी है, सिर्फ जो 2 साल तक का बच्चा रज़ाअत के पीरियड में वो माँ के पास रहेगा, बाकी बेटी हो या बेटा बच्चे मर्द के ही हैं, ठीक है। लेकिन अगर मर्द के साथ बच्चों की वेलफेयर नहीं है और माँ के साथ वेलफेयर है बच्चों की, तो बच्चे माँ की तरफ आएंगे। स्टिल वो जितना कर सकता है वो देगा। अच्छा, इसके बाद ये भी होता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्ची बड़ी हो गई, ठीक है, अब वो बाप ने तो कभी उसका खर्चा उठाया ही नहीं। अब शादी हुई ना, हमारे पास इस तरह का केस आया, बच्ची की शादी हुई तो बाप सालों बाद आ गया कि मैं तो उसका वली था, तुमने वली की इजाज़त के बगैर निकाह कैसे कर दिया, दिस निकाह इज़ फेक, दिस निकाह इज़ नॉट परमिसिबल। तो अब वो औरत परेशान कि मेरी बच्ची का मैंने निकाह कर दिया है, मैं क्या करूँ, मैंने वाकई नहीं पूछा। तो फिर हमने बताया कि जब मर्द नान और नफ़का नहीं करता और सालों तक गायब रहता तो हक़ विलायत उससे छिन जाता है, हक़ विलायत उससे ले लिया गया है, तो अब उसके पास हक़ विलायत नहीं है। तो औरतों को यही चाहिए, ज़ाहिर है इतना आसान काम नहीं है बच्चों को हवाले कर देना, बट स्टिल बच्चों का काम, बच्चों की जिम्मेदारी मर्द की ही जिम्मेदारी है। और साथ में ये कितना ज़रूरी है कि अब उनकी आगे ज़िंदगी के बारे में सोचा जाए कि उन बच्चियाँ जो कि जिनकी खुला हो गई है या डिवोर्स हो गई है, माँ बाप पे उनका कितना फ़र्ज़ है कि पहले उन बच्चों के निकाह कराए जाएँ। हमने शादी को पार्ट ऑफ लाइफ रखना है, थ्रू आउट लाइफ शादी नहीं है। तो अगर कोई, हमने सिंपल ये देखना है कि ये फेज ऑफ लाइफ है। अगर मैं एक डिग्री की तरफ गई, वो डिग्री मुझसे नहीं हुई, मैंने उस डिग्री को डंप किया, तो मैं एक न्यू डिग्री पे आती हूँ। ये सेम उसी तरीके से है कि एक पार्टनर के साथ मैंने बहुत कोशिश की, नहीं बनी, तो मैं एक अरसे के बाद एक न्यू जर्नी स्टार्ट कर सकती हूँ, उसमें कोई भी दो राय होनी ही नहीं चाहिए। Such a beautiful thing to conclude the entire topic. Thank you so much, आप सबका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। एंड आई होप कि बहुत से लोग इसमें हेल्प ज़रूर हुई। ख़वातीन के हुकूक जितने इस्लाम ने खुल के बयान किए ना, इतना कोई और मज़हब बयान नहीं कर सकता। अल्लाह पाक आप तमाम तर लोगों को राह रास्त पे रखे, शाद रही, आबाद रही। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। ज़िंदगी भी तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।